हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जीएसटी की। एंड जो सेक्शन हम अब रिलेट करने वाले हैं आज वो है सेक्शन नंबर 10 विच इज़ रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। तो ये एक नई स्कीम है जो डिस्कस करेंगे। एंड सेक्शन 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिटेल्ड है और आपको इसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो हम बहुत ही आराम से चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, ठीक है। तो इसको एक एक करके अपने स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस सेक्शन में क्या क्या कवर हो रहा है। व्हाट इज़ एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। देखो, जीएसटी का जो रिजीम है, जो सिस्टम है, जो जीएसटी ने या जीएसटी में जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें अगर आप देखो तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो जाती है। बिकॉज जो रिटर्न्स एंड ऑल आप फाइल करते हो और ये सारी चीज़ें रहती है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। जैसे थियोरेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली कुछ रिटर्न्स में अभी एग्जेम्पशन है, बट ऐसा बोलते हैं कि मंथली बेसिस पे 3 रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं, ठीक है। एक महीने में 3 रिटर्न। तो ऐसे ही अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन करोगे तो पूरे साल का कैलकुलेशन हो जाएगा 36 रिटर्न्स प्लस एक एनुअल रिटर्न बनता है, तो टोटल हो गया 37 रिटर्न्स। तो पूरे साल में आपको 37 रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करने पड़ेंगे। और ये इतना ईजी टास्क नहीं है जितना हम समझते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब इसके लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है। तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो इन्वॉइस जनरेट करना है वो प्रॉपरली टैक्स इन्वॉइस जनरेट करके देना पड़ेगा। फिर जो इनपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके बिल्स या जो टैक्स इन्वॉइसेस हैं वो आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी का तो एक एक्सपेंस बढ़ेगा ही आपका, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू आप जब जीएसटी रिटर्न्स फाइल करवाएंगे तो वो रिटर्न्स जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंस होने वाला है, क्योंकि सीए अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो भी उसका चार्ज तो लेंगे। तो ऑल एंड ऑल खर्चा तो है ही, प्लस एक मेंटल प्रेशर भी है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस प्रॉपरली करना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलेगा। दैट इज़ द मेन आइडिया, उसकी बात की है यहाँ पे। तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम क्या चीज़ है? तो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम उन लोगों के लिए है, शॉर्ट में सीएलएस लिख रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 10 ये उन लोगों के लिए है जो स्मॉल एसएससी है। स्मॉल एसएससी का मतलब ये है कि एक छोटा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिट से कम है, और ऐसे बिजनेसमैन को ये चाहिए कि उसको कंप्लायंसेस से थोड़ा छुटकारा मिल जाए। क्योंकि छोटा बिजनेसमैन है, सोल प्रोप्राइटर होगा, अकेले सारा काम हैंडल करता होगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर उसको इतने सारे कंप्लायंस फॉलो करने पड़े, और अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़ीस पे करते करते उसका अच्छा खासा खर्चा भी हो जाएगा। तो उसको अगर कुछ राहत चाहिए, वो राहत उसको यहाँ पे इस स्कीम में, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में प्रोवाइड की गई है, की जा सकती है। इसके लिए क्या स्कीम बनाई है एग्जैक्टली वो आप समझो। एसएससी को ये बोला कि देखो एक काम करो, आप अगर सेक्शन 10 में इंक्लूड होना चाहते हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, ठीक है। तो स्मॉल एसएससी की बात हो रही है, तो स्मॉल एसएससी में कवर हो गए तो ये फ़ायदा मिलेगा। तो आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़, इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1.5 करोड़ जो है उतना आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। तो ही आप इस स्कीम में आ सकते हो। और ये पिछले साल का टर्नओवर बोल रहा हूँ मैं, प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल में आप ये स्कीम ऑप्ट करने की सोच रहे हो उसके पिछले साल में आपका टर्नओवर कितना था वो देखा जाएगा, एंड उसके बेसिस पे फिर आगे की सारी कैलकुलेशंस होंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, तो ये टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए है सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन 6 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जिसमें इसको डिफाइन किया है। बट इस पर मैं एंड में आऊँगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले आप स्कीम तो समझ लो। एनुअल टर्नओवर अभी मान के चलते हैं कि हमें दे रखा है, उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है उस पॉइंट पे बाद में आएंगे। अब ये 1.5 करोड़ के अलावा एक और इसमें अमाउंट है 75 लैक्स। 75 लैक्स का जो अमाउंट है वो कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है, जिनमें लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ के बदले कितनी हो जाएगी, सीधा 75 लैक्स। तो अगर 1.5 करोड़ जो है आप थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रहे हो तो वो बाकी सारे स्टेट्स में रहेगी,
बट जो सिलेक्टेड स्टेट्स है, अराउंड यहाँ पे 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स की बात की हुई है जिनके अंदर लिमिट 1.5 करोड़ के बदले 75 लाख होगी। इन शॉर्ट, अगर किसी का टर्नओवर उन स्टेट्स में 75 लाख से ज़्यादा है तो फिर उसके पास कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम की फैसिलिटी नहीं है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर होगी। बस तो ये मेरा मेन इंटेंशन था आपको पहले टर्नओवर के बारे में समझाना। अब हम आगे के पॉइंट्स पे जा सकते हैं जो थियरी में दे रखे हैं। मैं एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें रिलेट कराता जाऊँगा, तो ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा और मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। लेट अस चेक। अब देखो, सेक्शन की लैंग्वेज में आपको रिलेट कराता हूँ। पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि ये 75 लाख वाले में कौन से स्टेट्स आते हैं। ये कुछ स्टेट्स आपके सामने नाम दे रखे हैं इस बॉक्स के अंदर। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये सारे कुछ स्टेट्स हैं। अब जो अपने बोलते हैं ना 7 सिस्टरली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनमें से 6 स्टेट यहाँ पे कवर्ड है। उन 7 में अरुणाचल आता है, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 6 स्टेट्स आते हैं। और 7th आसाम होता है जो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा है। मतलब इन 8 स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, इट इज़ 75 लैक्स। लेकिन जो बाकी के स्टेट्स हैं इसके अलावा जो भी हैं उन सब में लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। तो आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर है, बाकी के स्टेट्स है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इन सब में, मध्य प्रदेश है, जो लिमिट है वो कितनी रहेगी, इट विल बी 1.5 करोड़ पर एनम। उससे ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर हो गया आप इस स्कीम से बाहर हो गए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और क्या पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्कीम क्या है। चलो, हमने ये देख लिया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हम इस स्कीम में, मतलब इस टर्नओवर से नीचे थे, तो इस साल हमें कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। बट वो फ़ायदा क्या है एग्जैक्टली, स्कीम क्या है वो भी समझ लो। देखो, नॉर्मली एक असेसी के लिए जो सिचुएशन होती है वो क्या है, वो हमने देखा कि वो जब पर्टिकुलरली कोई भी गुड्स परचेज करता है इनपुट, तो उसके ऊपर वो जीएसटी पे करता है। फिर वो उसके इन्वॉइसेस को संभाल के रखता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब वो गुड्स को सेल करता है आउटपुट, तो उसके ऊपर वो जीएसटी कलेक्ट करता है। फिर जीएसटी जो कलेक्ट किया उसके सामने जो जीएसटी पे किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के बाद में जो भी डिफरेंस बचेगा वो जीएसटी पे करेगा डिपार्टमेंट को इन कैश। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, हमने देखा कि भाई 100 रुपये आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, 10 रुपये मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, बाकी का 90 रुपीज़ जो है मैं कैश में पे कर दूंगा और बात ख़त्म। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हो रही है। तो इसको आगे और डिटेल में ले जाते हैं। अब ये सारी चीज़ों में जो झमेला है उसके बारे में भी बात की मैंने, जो मंथली रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे उसकी बात की मैंने। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में असेसी को ये बेनिफिट दिया, पहली चीज़ तो ये कि आप कस्टमर से कोई भी आउटपुट टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करोगे, तो कोई जीएसटी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला रिलीफ तो ये हो गया कि जीएसटी का झंझट खत्म, टैक्स इनवॉइस इशू करने का झंझट खत्म। दूसरा बोला कि जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है उसका जो क्रेडिट लेने की कैलकुलेशन होती थी वो नहीं करनी। क्योंकि देखो, जब मैं आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ तो इनपुट टैक्स सेट ऑफ किसके सामने करूँगा, ये भी तो एक लॉजिक है। आप ऐसे समझ लो कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जाने वाले इंसान को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो ये एक ड्रॉबैक की तरह भी आप ले सकते हो। तीसरी चीज़ ये बोली कि जो रिटर्न्स फाइल करने होते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट दे देते हैं कि मंथली के बदले आप रिटर्न्स फाइल करोगे क्वार्टरली। तो जो हर महीने के 3-3 रिटर्न फाइल करने पड़ रहे थे, अब 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करना है। तो सोचो कितना ज़्यादा रिलीफ हो गया कंपेरेटिवली। तो ये बेसिक आइडिया है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको अपनी पॉकेट से कुछ कैश में जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रहेगा, बहुत हाई फाई जीएसटी नहीं। थोड़ा सा जीएसटी आपको अपनी जेब से देना है। आप बोलोगे हम अपनी जेब से क्यों भरेंगे, इससे तो फिर वही अच्छा था कस्टमर से ले लो। बट क्या होता है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। एक तो ये है कि मेरा मेंटल पीस जो है वो मेंटेन रहेगा कि रिटर्न के झंझट, इनवॉइस के झंझट नहीं करने पड़ेंगे। और फाइनेंशियली ये फ़ायदा रहेगा कि अकाउंटेंट की फ़ीस, खर्चा, सीए के रिटर्न्स हर महीने 3-3, वो सब में मेरा कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा। तो अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जीएसटी पॉकेट से पे करके ये सब खर्चों से और ये सब मेंटल झंझट से मैं बच सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस स्कीम के लिए चला जाऊँ। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, ये आपको ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले ही आपके आगे क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो जीएसटी में हम स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये स्कीम ऑप्शनल है। पहली चीज़ तो आप ये माइंड में अपने रखना, ये स्कीम जो है वो ऑप्शनल रहेगी। और दूसरा, ये एनुअल स्कीम है, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इस स्कीम में जाना है। अगर आप ये स्कीम में एंटर होने के लिए एलिजिबल हो, फिर भी अगर आपको ये स्कीम फॉलो नहीं करनी और आपको लगता है अपना नॉर्मल सिस्टम ही ठीक है, तो आप नॉर्मल सिस्टम के मज़े लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मत लो, रिटर्न्स मंथली फाइल इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करो, रिटर्न्स वही मंथली फाइल करो, आउट ऑफ पॉकेट कुछ मत पे करो, मतलब जो चल रहा है चलने दो। तो ये स्कीम प्योरली ऑप्शनल है, नहीं फॉलो करनी है मत करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। दूसरा, स्कीम एनुअल है। अगर आप स्कीम में ऑप्ट करते हो, अप्रैल महीने में आपने स्कीम ऑप्ट की, मई में फिर वापस नॉर्मल स्कीम में चले गए, फिर जून में बोला नहीं वही वाली अच्छी थी, अपनी ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम यही कंटिन्यू रखते हैं, तो ऐसे हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते आप स्कीम चेंज करते रहोगे, डिपार्टमेंट हिसाब कैसे रखेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर ये स्कीम में आप रहना चाहते हो तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप एक बार सिलेक्ट कर लो कि क्या करना है, और जो भी डिसीजन आपने लिया आपको पूरे साल उसके ऊपर रहना पड़ेगा। मीन्स एनुअली आप स्कीम चेंज कर सकते हो। तो 2021-22 में आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में हो, 22-23 में अगर आपको नहीं रहना है तो आप बाहर आ सकते हो, फिर अगले साल वापस स्कीम में जाना है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप फिर से जा सकते हो। तो ईयरली यू हैव एन ऑप्शन कि आपको ये स्कीम फॉलो करनी है या नहीं करनी है, ये चॉइस आपके पास रहेगी, ये आप ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं और क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। देखो सब सेक्शन 1 में ये स्कीम के बारे में समझाया है। 1.5 करोड़ 75 लाख वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल स्कीम है ये मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेट्स की। ये आपके लेटेस्ट रेट्स हैं जो फिनांस एक्ट 2020 के हिसाब से 2021 में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले जून एंड दिसंबर, उसके लिए एप्लीकेबल रेट्स है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इन्होंने बोला, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जा रहा है उसको अपनी पॉकेट से कुछ जीएसटी का अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो, अगर आपको लगता है कि ये सब झंझट के बदले थोड़ा बहुत टैक्स अपनी पॉकेट से देना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, चलेगा। लेकिन अकाउंटेंट का खर्चा कम हो जाएगा, सीए की फ़ीस कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम सेविंग्स भी कर ही लेंगे। तो अब देखो कैसे उन्होंने बोला है, वो ये बोल रहे हैं कि पहले ये डिसाइड करो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, तो आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। इसका एक्चुअली में जो क्लॉज नंबर है वो A, B और C, ऐसे आप ध्यान रखना, बट मैंने उसको नोट्स में पॉइंट नंबर 1, 2, 3 बोला हुआ है, तो इसको अभी अपने एक बार इग्नोर करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बोला है पहली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर्स की, मैन्युफैक्चरर्स को ये स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर की, लेकिन इसमें एक ही सर्विस प्रोवाइडर आएगा, दैट इज़ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में उन्होंने बोला है अदर्स। अब मेरे हिसाब से इन दोनों के बाद अगर अदर्स में कोई बचता है तो वो है ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ ट्रेडर्स को हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडर्स ही वो कैटेगरी है जो ऊपर कहीं पे कवर हो नहीं रही है। सर्विस वाले जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, रेस्टोरेंट सर्विस, जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में कवर होगा, बाकी कोई नहीं। इसका मतलब जैसे मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये भी एक सर्विस है, जीएसटी में टैक्सेबल भी है। अगर मेरे ऊपर जीएसटी लगता है, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, तो मैं ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता हूँ, मेरे लिए सबसेक्शन 1 अवेलेबल नहीं। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम मुझे तो कोई फ़ायदा दे नहीं रही है, पहली चीज़ तो ये। तो जो प्योरली मैन्युफैक्चरर है उसको फ़ायदा देगी, रेस्टोरेंट वालों को फ़ायदा मिलेगा, ट्रेडर्स को मिलेगा। अब क्या बोला है, जीएसटी कैसे लगेगा, कितने रेट पे लगेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हैं। क्लियर हुआ, जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हैं ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं। दूसरी चीज़, अब जब टैक्स पे करने की बारी आएगी तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपनी पॉकेट से 1% जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा। क्लियर, 1% जीएसटी। 1% जीएसटी का मतलब है 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST, टोटल कितना हो गया 1%। आया, डिवीजन समझ में आ गया, क्लियर हो गया।
दूसरा अगर हम बात करें रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए, इनके लिए टोटल रेट है 5%। अब इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो अगेन लिखूँगा 2.5 2.5। क्लियर ये चीज़। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रेडर्स का। ट्रेडर वाले केस में इन्होंने बोला कि टोटल रेट अगेन रहेगा 1%, सेम, इसको भी आधा आधा कर देंगे, आधा परसेंट, ये सेम स्कीम रहेगी। क्लियर है ये चीज़। तो मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर्स, ये 3 लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इनके लिए जो परसेंटेज डिसाइडेड है वो आपके सामने मैंने रख दिए। तो आई होप यहाँ तक तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और अपनी पॉकेट से अगर पे करना भी है तो हम कितना पे करेंगे ये आपके सामने मैंने रख दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखें। इसके बाद बात ये निकल के आती है कि सबसेक्शन 1 में इन्होंने सिर्फ ये 3 लोगों को कवर किया है, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? तो बाकी के लोगों के लिए एक सेकंड प्रोविज़ो है इसमें, फिर एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए है, तो उसमें भी और लोगों को धीरे धीरे करके इन्होंने ऐड ऑन किया। तो देखो जो टेबल है आपके सामने है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। जो लिखा है उसमें सारे रेट्स दे रखे हैं, 0.5%, 2.5% एंड 0.5%। फोर्थ कैटेगरी है वो मैं आपको अभी आगे सबसेक्शन में बताऊंगा। कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। देखो ये एक आया सेकंड प्रोविज़ो। सेकंड प्रोविज़ो से पहले हम सबसेक्शन 2 देख सकते हैं। सबसेक्शन 2 में बता रहे हैं कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, तो क्या कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी? सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप ही इज़ नॉट, फर्स्ट कंडीशन में ये बोला कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सप्लायर है, वो कोई भी सर्विस दे सकता है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। तो रेस्टोरेंट सर्विस अगर आप दे रहे हो ना, तो आपके लिए फिर ये स्कीम नहीं है। और उस बारे में हम बात कर भी रहे थे कि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को ही उन्होंने सबसेक्शन 1 में कवर किया है, तो दैट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, ये चीज़ आप जानते हो। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें उन्होंने बोला कि आप ऐसा कोई भी सप्लाई अगर कर रहे हो गुड्स का या सर्विस का जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब ऐसे गुड्स जो जीएसटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते, अगर आप इस तरीके की चीज़ें सप्लाई करते हो या उसमें भी इन्वॉल्व हो, मतलब ऐसे आप गुड्स बनाते हो जो टैक्सेबल नेचर के भी हैं, बट आप वो गुड्स भी बनाते हो जो जीएसटी के बाहर है, तो फिर ये कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। तो आप सिर्फ वही गुड्स बना सकते हो जो जीएसटी के एक्ट में कवर्ड है, तभी आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तीसरे पॉइंट में बोला अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज में इन्वॉल्व हो तो प्रॉब्लम है। देखो क्लियर बोला है इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इसका मतलब ये है कि अगर इनवर्ड सप्लाई हम आउटर स्टेट से ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि मैं रॉ मटेरियल मेरे स्टेट के बाहर से कहीं से भी खरीदूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ तो मुझे बेचना अपने ही स्टेट में है, रिस्ट्रिक्शन है, तभी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इस कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटर के साथ बिजनेस कर रहे हो या उसके थ्रू काम कर रहे हो, कनेक्टेड हो, तो भी आप इस स्कीम से बाहर हो, क्योंकि ई कॉमर्स में तो फिर पूरे इंडिया में कहीं भी गुड सेल हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ई कॉमर्स वाले जो लोग हैं वो तो सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल करेंगे, वो तो ऑर्डर तो कहीं से भी आ सकता है, तो फिर वो इंट्रा स्टेट नहीं रहेगा, वो इंटर स्टेट होने ही वाला है, इसलिए इसको अलग रखा। और ई पॉइंट में बोला है ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड। मतलब जो नोटिफाइड गुड्स हैं जो हमने इसके लिए नोटिफाई किए हैं, अगर आप उनमें से कुछ बना रहे हो तो भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये नोटिफाइड गुड्स कौन से, वो ज़्यादा टाइम लगाया नहीं उन्होंने, नीचे ही दे दिया है। जस्ट इसके नीचे वाला जो नोट आपको दिख रहा है ना, इस नोट में एक नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ द ईयर 2017। कौन सी डेट को नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो बोला हुआ है 19 जून। इफेक्टिव कब से हुआ वो डेट भी आपको दे रखी है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं उसमें आइसक्रीम है, पान मसाला है, टोबैको है, टोबैको सब्सटीट्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई किए हुए हैं। अब देखो पान मसाला, टोबैको, सब्सटीट्यूट, टोबैको, वो सब समझ में आता है कि कुछ रीज़न होगा, लेकिन आइसक्रीम को भी इन्होंने नोटिफाई किया, उसका कोई लॉजिक तो दिया नहीं है, बट कुछ रीज़न होगा जिस वजह से इसको कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर रखा है। तो आइसक्रीम भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें बनाने वाले लोग, मैन्युफैक्चरर्स, कॉम्पोजिशन स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर नीचे इस पॉइंट में बोला कि अगर आपके सेम पैन नंबर पे डिफरेंट जीएसटी नंबर्स आपने ले रखे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस है, तो या तो आप अपने सारे जीएसटी नंबर्स पे कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करो या फिर किसी पे भी मत करो। मतलब पार्शियली आप ये स्कीम यूज़ नहीं कर सकते कि एक प्रीमाइसिस पे कॉम्पोजिशन स्कीम, एक प्रीमाइसिस पे नॉर्मल सप्लाई, ऐसा आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऑल और नन ये वाली सिचुएशन रहेगी, ऐसे आपको समझ के चलना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन। चलो देखें, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सबसेक्शन 2 से ऊपर जो प्रोविज़ो बोला हुआ है वो प्रोविज़ो मैं क्लियर कर देता हूँ कि उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये जो स्कीम है या जो प्रोविज़ो है वो बहुत सोच समझ के ऐड किया गया, और पहले ये प्रोविज़ो नहीं था, ये बाद में इंक्लूड किया गया नेसेसिटी को देखते हुए। देखो जब सबसेक्शन 1 आया तो सबसेक्शन 1 में बोला मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर में रेस्टोरेंट वाले और ट्रेडर्स, सिर्फ ये 3 लोग अलाउड हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। बट फिर इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने कंप्लेंट किया कि हम लोग सप्लाई तो करते हैं, ठीक है, गुड्स बेचते हैं, लेकिन आज के मार्केट में और आज की बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस में कोई भी ऐसा सेलर नहीं है जो आफ्टर सेल सर्विस के बिना सर्वाइव कर पाए। मतलब अगर आप एक प्रेशर कुकर भी खरीद रहे हो ना किसी शॉप से जाके, तो उसको भी रिपेयरिंग सर्विस देनी पड़ती है। वारंटी के लिए भी बोलता है कि मेरे यहाँ दे जाना, मैं करवा दूंगा, और रिपेयर के लिए बोलता है मेरे यहाँ बंदा बैठा है, यहीं से रिपेयर करा के जाना, कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर आपसे कनेक्टेड भी रहेगा, प्रॉब्लम के टाइम पे टेंशन फ्री भी रहेगा, कुछ भी काम हो यहाँ पे आ जाओ हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसका सेल होने वाला है। अदरवाइज़ तो फिर उसका बिजनेस जो है उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। तो इसलिए उन सब ने कंप्लेंट किया कि आपने ये स्कीम निकाल दी, लेकिन अब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सेलर भी हूँ, लेकिन सेलर होने के साथ साथ मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, छोटी मोटी रिपेयरिंग की एंड ऑल। तो मेरे कस्टमर्स को मुझे सर्विस देनी पड़ती है, नहीं तो गुड्स नहीं खरीदते, और क्योंकि मैं उनको ये सर्विस देता हूँ आप मुझे कॉम्पेंसेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देते। तो फिर ये स्कीम जब हम तक पहुँचानी ही नहीं थी तो कागज़ों पर बनाई क्यों है? आ रहा है समझ में? तो इसी इंटेंशन से उन्होंने आर्ग्यू किया कि आप एक काम करो, ये स्कीम में कुछ ऐसे चेंज करो कि हमें भी फ़ायदा मिले। तो सरकार ने बोला बात तो ठीक है इनकी, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इनको देना चाहिए। तो इनका मुद्दा ये है कि वैसे तो हम मेजरली जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में ही इन्वॉल्व है, लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या बेनिफिट? गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ कुछ लेवल तक सर्विसेज दे सकते हो, कुछ एक्सटेंट तक सर्विसेज दे सकते हो, कि हम भी समझते हैं कि सर्विस का एक पोर्शन रहेगा। वो एक्सटेंट कितना है? आपके टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख रुपए, ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज हायर लिमिट दे दी, ये भी बेनिफिट आपका, ठीक है। तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो उतना अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और बाकी का गुड सप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलेगा, आप करो कंटिन्यू, एंड हम आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का पूरा बेनिफिट देंगे। तो ये कंडीशन उन्होंने सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के सेकेंड प्रोविज़ो में इम्प्लीमेंट कर दी, और ये आपके सामने है, आपको दिख रही है। आगे समझ, ये देख लो आप यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर बोला है कि अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए और बी और सी, एंड ये भी क्लियर बोला है अदर देन रिफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2, दैट इज़ रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट पता है क्या है ये स्कीम किसके लिए? ऊपर जो पॉइंट है ना, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड अदर्स, तो उसमें ये एप्लीकेबल है फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर्स। रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए ये स्कीम नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले तो ऑलरेडी वहाँ पे कवर्ड ही है विदाउट एनी अदर कंडीशन, तो उनको ये पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर लॉजिकली समझो तो रेस्टोरेंट वालों को ये पॉइंट की क्या ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने बोला कि उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको अदर देन में डाल दिया। क्लियर है ये? तो यहाँ तक आते आते इस स्कीम का एक हिस्सा आपने समझ लिया है। दूसरा हिस्सा मैं बता देता हूँ, सबसेक्शन 2A जो आपके सामने है, सेक्शन सिमिलर है, फिनांस एक्ट 2019 में इंक्लूड हुआ था, ये AY 2021 से और 2020 ईयर से इंक्लूड हुआ था। स्कीम उनके लिए निकाली है जो ऊपर कवर नहीं हो रहे। तो अब यहाँ पे कौन कौन आते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बार हम उसकी लैंग्वेज भी देख लें और वैल्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सबसेक्शन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सबसेक्शन 1 में या 2 में कवर नहीं होते। मतलब जो ऊपर जितना भी हमने पढ़ा, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स हैं जो थोड़ी बहुत आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, उनके भी अलावा अगर कोई बच गया तो वो यहाँ पे आ सकता है। और उसके अलावा कौन बच गया पता है? अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर कहीं अपने आप को कवर करना है
तो ये सबसेक्शन 2A मुझे कवरेज देगा और मैं इस स्कीम में एंटर हो पाऊँगा। बट बाकी सारी कंडीशन सिमिलर है, सिर्फ एक कंडीशन मेजरली उन्होंने चेंज की है एंड दैट कंडीशन इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट आप देख रहे थे 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख्स, उसके बदले यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी वो कितनी होगी, 50 लाख रुपीज़। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बोली। दूसरा ये बोला कि इस सिचुएशन में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो, दैट मीन्स आपको जीएसटी तो पॉकेट से भरना है। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मैं इस स्कीम में आना चाहता हूँ, मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए, मैं आ सकता हूँ। अब मुझे कितना जीएसटी अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा, तो 3%। अब ये 3% टोटल 3 नहीं है, ये 3% CGST है। मतलब अगर मैं टोटल बात करूँ तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा। आया समझ में? तो 6% GST मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, ये आप समझो। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये जो एंट्री थी टेबल में 4th पॉइंट, ये इसी 10(2)A को रिलेट करता है जो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा क्या बोला है। अब देख लें अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। सबसेक्शन 1 में पूरी बात हो गई है, सबसेक्शन 2 पूरा समझा दिया है, 2A बता दिया है। इसके बाद सबसेक्शन 3, 4, 5 ये सब भी है, बट इसके लिए मुझे आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा कि जो 1.5 करोड़ का एग्रीगेट टर्नओवर हम देखते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड ऑल, वो कैसे कंसिडर होता है। तो मैं उस पर चलता हूँ, वो आपको समझा देता हूँ। तो एक बार वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो अपने आप हम इस सेक्शन को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो लेटेस्ट चेक। देखो, जो मैं आपको लिमिट की बात कर रहा था ना, वो एग्रीगेट टर्नओवर वाली, उसको कैसे ट्रीट करना है। तो 1.5 करोड़ ये देखते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। सपोज मैं अभी, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, ऐसा मान लेते हैं। भले हम अभी 21-22 में हैं, बट मान लेते हैं कि 2021 है। अब आगे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ये कंसिडर कर लेते हैं। मतलब मेरा रेफरेंस ईयर ये है, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मुझे इसमें कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम चाहिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने बोला सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर था आपका। मैंने बोला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर था 1.25 करोड़। अब बोलो। तो आपने बोला ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अलाउ कर दो, बात ख़त्म करो। मैंने बोला ठीक है भाई, ले लो अलाउंस ले लो, आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का बेनिफिट मैं दे देता हूँ, बिकॉज आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो आप इस साल कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। अब इस साल जब बेनिफिट लोगे तो क्या देखा जाएगा, आपका टर्नओवर। इस साल अगर आपका टर्नओवर होता है 90 लाख रुपीज़, तो इस 90 लाख पे आपको कोई जीएसटी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट इनवॉइस आप चाहो तो स्कीम ऑप्ट करके जीएसटी कलेक्ट मत करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मत लो, रिटर्न्स क्वार्टरली भर दो, काम खत्म। आया है समझ में? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले साल पे, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 2021-22 में क्या होगा। अगर आपको कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम चाहिए तो मिलेगी क्या, तो ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 90 लाख का टर्नओवर है, अगेन 1.5 करोड़ से कम है, तो हम कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अब इस साल जब हमने स्कीम का फ़ायदा लिया, चलो ठीक है ले भी लिया, फिर देखा तो इस साल के एंड में जाके पूरा टर्नओवर हो गया हमारा 1.65 करोड़ रुपीज़। ये हमारा ईयर एंड पे टर्नओवर हुआ। अब देखो पॉइंट ये है कि अब इसमें मैंने जीएसटी तो कलेक्ट किया नहीं होगा पहले इनवॉइस से, तो रूल भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर जा चुका है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने फर्स्ट 1.5 करोड़ के इनवॉइस पे कोई जीएसटी कलेक्ट किया नहीं होगा, करना भी नहीं है, टेंशन मत लो उसका। लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर ये जो बाकी का 15 लाख है, ये वाला 1.65 करोड़ वाला, ठीक है, तो ये 15 लाख के ऊपर अब आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। मतलब जैसे ही आपके टोटल सेल्स 1.5 करोड़ को एक्सीड करेगा, अगले ही इनवॉइस से जीएसटी लेना स्टार्ट कर देना। और टोटल सेल्स कितना है वो तो कंप्यूटर में दिख जाता है, आजकल सारा काम तो सॉफ्टवेयर से होता है। तो डेली बेसिस पे सेल्स पे नज़र रखना अकाउंटेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वही बात मैं आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये पता चला होगा आपको, ये मैंने 21 ही लिख दिया दोनों जगह, सॉरी, ये जस्ट मैंने अभी ऑब्जर्व किया। 21-22 तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1.65 करोड़ का अगर मेरा टर्नओवर हो गया तो मैं इस तरीके से पहले 1.5 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लूँगा, ऊपर के 15 लाख के सारे इन्वॉइसेस पे जीएसटी कलेक्ट करूँगा। अब अगले साल की बात करें अगर, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 इस बार बराबर लिखा है मैंने, यहाँ पे सीएलएस स्कीम मिलेगी नहीं मिलेगी, बिकॉज टर्नओवर कितना है पिछले साल का
1.65 करोड़ विच इज़ ग्रेटर देन 1.5 करोड़, तो इस साल मुझे कोई कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये? तो इस तरीके से आपको जब भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के बारे में जानना हो तो पिछला फिनेंशियल ईयर जाके देखना होगा कि उसमें क्या हो रहा है। तो जो भी फिनेंशियल ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में क्या सिनारियो है, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि इस फिनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, अब समझ में आ गया होगा जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था। अब देखें थियरी में वहाँ पे सेक्शन में और कोई पॉइंट बचा है। 1.5 करोड़ मैंने बता दिया है। अब वो आपको सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 समझ में आ जाएगा, ये अब आप पढ़ सकते हो, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 5 में है पेनल्टी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ तक आते आते हमने अपना कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। अगले लेक्चर में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मेजरली आई विल बी डिस्कसिंग दैट डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 और उसका सबसेक्शन 6 एग्रीगेट टर्नओवर, उसकी हम बात करेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप एक बार पढ़ के रख लो, जो डाउट्स है वो पूछ लो, क्लियर कर लो, और फिर जब अपना लाइव सेशन होगा इसके बारे में तो हम इसको डिस्कशन करके कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।